तो वो कोलैटरल वाला पॉइंट रह गया था। इसीलिए वही, तो स्क्रीन देखना, वही खोल के रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है। चलिए। तो सर इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट में अपने को 2 पॉइंट साथ में समझने हैं। क्या क्या 2 पॉइंट्स है रे? कि सर द एग्रीमेंट्स कोलैटरल और पैरेलल टू द वॉइड एग्रीमेंट्स मे बी वैलिड एग्रीमेंट्स, दे मे बी वैलिड एग्रीमेंट्स, और in states of in these states of Maharashtra and Gujarat, the collateral agreements to the wagering agreements are void agreements। तो अब ये दो बातें बोल रहा है, आओ मैं आपको समझाता हूँ कि सर सबसे पहले समझो, कोलैटरल या पैरेलल एग्रीमेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। कोलैटरल ऑब्लिक पैरेलल एग्रीमेंट्स टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है सर, अपन है ना दो तरीके से बात करते हैं, तीन चार तरीके से समझते हैं इस चीज को। कि सर मान लो हमारे कनव ने और मिदुष ने एक सट्टेबाजी वाला कार्यक्रम बनाया। क्या? कल बारिश होगी तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, कल बारिश नहीं होगी तो तू मुझे 1 लाख रुपए देना। दोनों ताव में आ गए बिल्कुल, हाँ, 1-1 लाख रुपए की लगा ली। अब ये कैसा एग्रीमेंट है? कि सर ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। यस सर, वेजरिंग एग्रीमेंट है तो बाय डिफॉल्ट कैसा एग्रीमेंट हुआ? कि सर वॉइड एग्रीमेंट हुआ। यस सर। अब कनव के पास में पैसे तो नहीं थे, लेकिन कनव ने शर्त लगा ली। कनव को पीछे से वो हुआ कि यार कल को पैसे देने की जरूरत पड़ गई तो मैं कैसे दूंगा। तो कनव ने एक, ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट के पैरेलल एक दूसरा एग्रीमेंट बनाया, जिसको अपन कोलैटरल या पैरेलल एग्रीमेंट टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट बोल रहे हैं। किसके साथ में बनाया? एक मनी लेंडर के साथ में बनाया। ठीक है, मनी लेंडर को बोला कि देख मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तू मेरे को उधार दे दे, मैं तेरे को इतने टाइम बाद चुका दूंगा। ओके सर, मनी लेंडर को चुका दिया गया ये पैसा। ओके, सॉरी, मनी लेंडर ने कनव को ये पैसा दे दिया। ओके, तो कनव कल को शर्त हारता है तो उसके पास में पैसे हैं विदुष को देने के लिए। So this second set of agreement is a collateral or parallel agreement to a wagering agreement। क्या ये बेसिक बात समझ में आई, जो उसको हेल्प कर रहा है वेजरिंग एग्रीमेंट को? सर अब अपना रूल क्या बोलता है? द कोलैटरल और पैरेलल एग्रीमेंट टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट मे बी वैलिड एज वेल, इट मे बी वैलिड। सर इसको क्या मतलब, इसने पैसा किस पर्पस के लिए उधार लिया है? इसको क्या मतलब, इसने पैसा किस पर्पस के लिए उधार लिया है? इसने तो पैसा दिया है, इसको वापस पैसा चुकाना पड़ेगा। यस और नो? तो सर ये तो वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सर कनव, कई जने ये बोलेंगे कि सर ये हेल्प तो इसको कर रहा है ना वॉइड एग्रीमेंट को। ये सर, पर सर ये तो एक अलग सेट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, भले ही इसके पैरेलल है, इसने तो पैसा उधार दिया है। क्या कनव ये बोल सकता है कि ऊपर वाले वॉइड के लिए पैसा लिया था इसलिए ये भी वॉइड है? नहीं सर, कनव ऐसा नहीं बोल सकता, ये पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। तो सर the agreements which are collateral or parallel agreements to void agreement wagering agreement may be valid। अब may be का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा आपको। they may be valid as well। क्या ये एक बार समझ में आ गया आपको? बोलो कि सर मनी लेंडर से लिया हुआ पैसा तो उसको चुकाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? सर दे मे बी वैलिड। अब मे बी क्यों लिखा हुआ है ये सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल से समझाता हूं। सर सेम एग्जांपल, कनव और मिदुष, बारिश हुई तो 1 लाख, नहीं हुई तो 1 लाख, इधर से इधर। ठीक है सर, ये तो था नॉर्मल एग्जांपल। ओके, ये तो ऊपर वाला था। ठीक है सर, अब है ना, सॉरी, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन कि इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, कनव और ये जो है महाराष्ट्र या गुजरात में ये लोग ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो फिर कि कल बारिश हुई तो 1 लाख, नहीं हुई तो 1 लाख तू मेरे को देगा। ओके सर, इधर इधर कनव ने वही सेकंड सेट ऑफ एग्रीमेंट मनी लेंडर से बना लिया कि कल को मुझे पैसा देने की जरूरत पड़ गई तो 1 लाख रुपए। सर यहां पर चूंकि ये एक्टिविटी जो वेजरिंग एग्रीमेंट है ये इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात बन रहा है, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट से भी आगे एक कदम आगे बढ़ के कैसा एग्रीमेंट होगा?
कि सर इलीगल एग्रीमेंट होगा। नाउ द लॉ प्लेज इट्स रोल। any agreement which is supporting an illegal agreement, any agreement which is supporting an illegal agreement is also void agreement, क्योंकि वो एक क्राइम को सपोर्ट करने में मदद कर रहा है, वो एक क्राइम को सपोर्ट करने में मदद कर रहा है, इसलिए ये सेकंड सेट ऑफ एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होगा। मनी लेंडर अपना पैसा नहीं वसूल पाएगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आया कि यदि यही एक्टिविटी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात में हो रही है तो ये इलीगल एग्रीमेंट हुआ। इलीगल एग्रीमेंट को सपोर्ट करने वाला एग्रीमेंट भी इलीगल माना जाएगा, इसलिए उसको वॉइड, वहां पर पैसा वसूल नहीं कर पाएगा। डिफरेंस समझ में आया ऊपर और नीचे वाले एग्जाम्पल में? डिफरेंस समझ में आया एवरीवन? दक्ष अग्रवाल, मिदुष, एंसल, रिचा, दिशी, श्रिया कर्नावट, रिचा समझ में आया? यस, ठीक है। सुहान गोयल, श्रेया, कविश, प्रिशा, देवांश, एक ने भी वीडियो ऑन नहीं किया है, एक आध को छोड़ के, ठीक है, 2 जनों को छोड़ के सबके वीडियो ऑफ हैं। क्या अभी तक दीपावली पे नहाए धोए नहीं हो गया जो वीडियो ऑफ रखे हुए हैं? हाँ सर, सुहान गोयल बोल रहा है यस सर, परफेक्टली यस। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोलो। ओके, चलिए, तो ये समझ में आया? यस सर। तो इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात wagering agreements have been declared as illegal. Therefore, in these cases, collateral agreements to a wagering agreements are also void. Collateral agreements to wagering agreements are also void, क्योंकि वो एक इलीगल चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, इस चीज को अपन एक और तरीके से समझते हैं। मान लो हमारा एंसिल जो है, एंसिल, हाँ यहीं पर है। मान लो हमारा एंसिल है, वो प्रोफेशनल मर्डरर है, ठीक है, लोगों का सुपारी लेके और उनका कत्ल करने का काम करता है। ही इज अ प्रोफेशनल मर्डरर। एंड एंसल ने एक जने की सुपारी ली, सुपारी लेना मतलब समझते हो ना, उसको मारने के कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। किसके साथ में लिया? सुहान गोयल को एक जने को मरवाना था, तो सुहान गोयल और एंसल की जाके उस बंदे का कत्ल कर दे, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। ओके, एंसल ने सुपारी भी ले ली। ओके, अब एंसल को मर्डर करने के लिए बंदूक, ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है कि सर ये इलीगल एग्रीमेंट बन रहा है ना, क्राइम है ये, तो इलीगल एग्रीमेंट बन रहा है। ओके सर, which is not having lawful object, it is an illegal agreement. अब एंसल को मर्डर करने के लिए बंदूक की जरूरत पड़ रही थी, तो एंसल ने मनी लेंडर से पैसा उधार लिया, ठीक है। ओके सर, बंदूक खरीदने के लिए कि 2 महीने में वापस लौटा दूंगा काम करके। ओके, इधर से 5 लाख रुपए आ रहा है, 2 लाख रुपए बंदूक के लिए लिए उधार, ठीक है। जब 5 लाख रुपए इधर से आएगा तो ये वापस लौटा देंगे। ओके सर, तो सर ये एग्रीमेंट जो है ये कोलैटरल या पैरेलल टू एन इलीगल एग्रीमेंट है। दिस सेकंड सेट ऑफ एग्रीमेंट इज सपोर्टिंग एन इलीगल एग्रीमेंट, सो इट इज आल्सो वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ पर भी मनी लेंडर अपना पैसा नहीं वसूल पाएगा। बात समझ में आ गई? तो वही थ्योरी यहाँ पर लगाई है कि चूंकि इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड की बजाय एक कदम आगे इलीगल हो जाते हैं, तो सर वहां पर जो है ये सेकंड सेट ऑफ एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। क्या ये थ्योरी दोनों पॉइंट्स की मिला के याद रह जाएगी? इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात वेजरिंग एग्रीमेंट्स इलीगल है, तो उनके जो पैरेलल एग्रीमेंट्स है वो भी गलत है, वॉइड है, उनको भी एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, मनी लेंडर अपना पैसा नहीं मांग सकता। लेकिन सर बाकी स्टेट्स में जहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट्स केवल वॉइड है, इलीगल नहीं है, वहां पर जो पैरेलल एग्रीमेंट्स हैं मनी लेंडर उनको एनफोर्स करा सकता है यदि वापस पैसा नहीं मिल रहा है तो। इसीलिए ये वर्ड में आया है, द एग्रीमेंट्स विच आर कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स मे बी वैलिड एज वेल। क्या ये बात समझ में आई? मे बी वैलिड, मे का मतलब है सर गुजरात और महाराष्ट्र में तो नॉन वैलिड होंगे लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में वैलिड होंगे, इसलिए मे। शैल होता तो शैल का मतलब तो कंपल्सरी होता है, मे का मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 मिला के समझ में आ गई पूरी थ्योरी पैरेलल और कोलैटरल एग्रीमेंट्स की, टू अ वॉइड एग्रीमेंट एंड टू अ इलीगल एग्रीमेंट। यस, गॉट द पॉइंट? बताइए, बताइए। यस, चलिए, यस सर। ठीक है। देवांश जी क्या हो गया, दिख नहीं रहे हो? हाँ सर, करता दो।
चलिए, तो सर अब अपने को लास्ट दो करने हैं। ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में से भी आता है सबसे पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। इस मतलब इस पॉइंट में से वेजनिंग एग्रीमेंट्स में से क्वेश्चन आता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में से क्वेश्चन आता है, एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज को तो अपन ने डिटेल में पढ़ा है, उसमें से सब कौन से में से क्वेश्चन नहीं आता है ये समझो आप। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चालू करते हैं, अब दो पॉइंट्स बच गए अपने। एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सर दोनों में वर्ड इम्पॉसिबल आ रहा है, तो सर फर्क क्या है? एग्रीमेंट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, देखो कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, और दूसरा होता है एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। दोनों में फर्क है। पहले तो टेंथ वाला अपन पकड़ते हैं, ठीक है। एंसिल ध्यान का है तेरा? हम्म, देखो, एंसल ने एक जने के साथ में, एक जनी के साथ में एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? मिस एक्स के साथ में, मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, और बदले में तू मेरे को 5 लाख रुपए दे दे, ठीक है। तो एंसिल ने ये जो एग्रीमेंट बनाया, क्या आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल है? नहीं है सर, इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट इन इटसेल्फ। ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, ऐसा नहीं, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कल को एंसल तोड़ के नहीं लाया तो मिस एक्स इस पे केस नहीं ठोक सकती है क्या, कि तुमने वादा किया था, तुम अपना वादा खिलाफी कर रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हो, एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहे हो। ये कोर्ट बोलेगा ये इम्पॉसिबल टास्क के लिए एग्रीमेंट है, सो इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। घर जाइए अपने। समझ में आ गया? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, यस सर। पॉइंट नंबर 9 करते हैं, एग्रीमेंट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स। डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या? कि सर एंसल ने देवांश के साथ में एग्रीमेंट बनाया, मेरा शिप आ रहा है, उसमें से 10 कंटेनर मैं तेरे को दूंगा और तू मुझे 10 लाख रुपए दे देना। कितनी बजे बना रहा है? 8 बजे शाम को एग्रीमेंट बना रहा है। दोनों को पता ही नहीं कि शिप तो शाम को 6 बजे डूब चुका है। तो क्या ये एग्रीमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट? यस सर। तो सर अब ये इसलिए, अब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो जब शिप आएगा ही नहीं, शिप का आना इम्पॉसिबल है, तो क्या अब ये इसको 10 कंटेनर दे पाएंगे? नहीं सर। और 10 लाख रुपए वापस ले पाएंगे? नहीं सर। ये एग्रीमेंट अब डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट नंबर 9 और 10 समझ में आ गए? यस सर। आइए पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं पॉइंट नंबर 9 और 10। पढ़ भाई। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? गाड़ी में तो नहीं है? सर अभी आया हूँ, हाँ सर। Agreements contingent on impossible events, Section 36. Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties of the agreement at the time when it is made. देखो, चाहे पार्टीज को इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था या नहीं था, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties at the time when it is made, it is immaterial। यदि वो इम्पॉसिबल इवेंट पे बना है तो फिर वॉइड एग्रीमेंट है। शिप का डूबा हुआ होना पार्टीज को पता था या नहीं था, ये वॉइड एग्रीमेंट बनने के लिए इमटेरियल है, वो एग्रीमेंट वॉइड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अपन ने वॉइड एग्रीमेंट दो पढ़े हैं ना, एक तो वॉइड एब इनिशियो और एक डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स का मतलब है हम शुरुआत से गलत थे, लेकिन हमें बाद में पता पड़ा कि हम शुरुआत से गलत थे। हम शुरुआत से गलत थे जब हम 8 बजे डूबे हुए शिप का माल के लिए एग्रीमेंट बना रहे, क्योंकि शिप तो 6 बजे डूब चुका है, तो हम शुरुआत से गलत थे, लेकिन हमने बाद में डिस्कवर किया कि हम शुरुआत से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वॉइड एग्रीमेंट तो है ही है। हाँ, कुछ दूसरी जगह पड़ेगा जो हम ओवर द टाइम डिस्कस करेंगे। आइए,
एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सुहान गोयल बोल। सर ऐसा कैसे हो सकता है? पता होगा पार्टीज को तो वॉइड अग्रीमेंट होगा, मतलब वो ऐसा कैसे हो सकता है पहले से पता होगा? ऐसा कई बार होता है, कई जने बदमाश कर होते हैं। कैसे, वही मैं पॉइंट के लिए बोला था, बाद में डिस्कस करते हैं। कई बार कुछ पार्टीज को पहले से पता होता है कि हमारा तो माल खराब हो चुका है, फिर भी उसका आने का एग्रीमेंट, मतलब बेचने का एग्रीमेंट बना देते हैं। कुछ पार्टीज को पहले से भनक लग जाती है कि जिस ट्रक में मेरा माल आ रहा था वो ट्रक एक्सीडेंट होके माल खराब हो चुका है, फिर भी उसके बेचने का एग्रीमेंट बना लेते हैं। है तो वॉइड एग्रीमेंट ही। यस सर, क्योंकि अब इस काम को पूरा किया नहीं जा सकता। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क नाउ। आप कैसे उस चीज को बेच सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो? ठीक है। उस केस में होता क्या है कि जो पार्टी को पता होता है ना, एक्स को पता है माल डूब चुका है फिर भी, या खराब हो चुका है फिर भी, उसको वाई को बेचने की कोशिश कर लेता है। सर ये पार्टी इससे डैमेज वसूल सकती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक चैप्टर आएगा ना, वहां पर पढ़ेंगे। तो सर वाई इज अंडर, ये इसके साथ में फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर, यहां भी डेफिनेशन में कवर कर सकते हो, फ्रॉड कर रहा है। सर वाई मिस्टेक में हो रहा है। ठीक है सर, दोनों पार्टीज मिस्टेकन नहीं है भाई, केवल एक पार्टी मिस्टेक हो रही है क्योंकि उसके साथ में फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरीके से भी इसका आंसर कवर कर सकते हो। पर आप, कई बार ऐसा होता है सुहान गोयल, एक पार्टी को पता होता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर लेती है। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने का एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। एंसल कर मत लेना किसी के साथ में, नहीं तो जूते ठोकेगी तेरे को। हम्म। एंसल कहाँ चला गया? यही हूँ सर। ओके, सबको समझ आ गया? कर्नावट भाई, तुमको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा क्या वीडियो ऑन करने के लिए? हाँ। एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। हमारे इसमें कोई ऐसा नहीं होता है लॉ में कि मैजिक से कर देंगे, वो सब आंखों की धूल है, कोई मैजिक वैजिक नहीं होता है। तो मैं तो तुमको जादू से खजाना ढूंढ के दूंगा। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, नहीं सर, पॉसिबल बात है। एग्रीमेंट इज पॉइंट। या तो साइंटिफिक बात हो तब तो अलग बात है, आप इम्पॉसिबल टास्क के लिए कर रहे हो तो वो गलत चीज है। चलिए, सबको समझ में आ गए ये 9-10 तरीके के जो अपन ने वॉइड एग्रीमेंट्स किए हैं? हैज एवरीबडी ओके विद इट? कुछ भी आएगा अटेंड कर लोगे? यस सर, इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अपन आते हैं, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 64 और 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। सर रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का मतलब होता है रिटर्न कर देना, या जिससे गलत तरीके से आ गया उसको रिस्टोर कर देना। ठीक है सर। अब सर देखो, सेक्शन 64 क्या और 65 क्या बोलते हैं कि सर 64 रिलेट करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, 64 सॉरी रिलेट करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, और 65 को रिलेट करता है वॉइड वर्ड से। 64 वॉइडेबल एंड 65 रिलेट्स टू द वर्ड void, be it void agreement or be it a void contract. The word void is being captured under section 65, voidable word is getting captured under section 64. Now what this says, अब मैं एक एक को निकालना चालू करूंगा दीपावली पे जो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई टीचर कुछ नहीं बोल सकता। कविश भैया निकाल दूं आपको? हैं कविश भैया?
ऋषि जी आपको भी निकाल दें, श्रेया बियानी जी। हाँ सर, 2 मिनट बस। हाँ जश शाह, बड़ी जल्दी आ गया तू। अरे सॉरी सर, मैं एक्चुअली पढ़ रहा था और फिर टाइम देखा ही नहीं, मेरे पापा ने मुझे रिमाइंड किया थी क्लास। ओह वंडरफुल। चलिए, तो सेक्शन 64 और 65 देखो, सबसे पहले 65 समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स का शिप आ रहा था, ठीक है, मिस्टर वाई और इनके बीच में डील बन रही है रात को 8 बजे कि जब मेरा शिप आएगा तो मैं आपको 10 कंटेनर दे दूंगा उसमें से। मिस्टर वाई ने कहा ओके, ये पकड़ लो पैसे, 10 लाख रुपए अभी के अभी, बाद में जब आए कंटेनर्स पहुंचा देना, अभी पेमेंट है ले लो। ओके सर, कैसा एग्रीमेंट, यदि 6 बजे शिप डूब चुका है और ये लोग 8 बजे ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो सर ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है बेटा? वॉइड एग्रीमेंट बन रहा है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बन रहा है। यस सर। सर इस वॉइड एग्रीमेंट के अंडर मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने बेनिफिट रिसीव कर लिया या नहीं कर लिया है 10 लाख रुपए का? यस सर। अब सर कंटेनर तो दे नहीं सकते और एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि शिप ऑलरेडी डूबा हुआ था तब बनाया अपन ने। तो सर क्या दोनों ये, जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट, क्या वो उसको रीस्टोर नहीं करेगी? अपोजिट पार्टी को वापस 10 लाख रुपए नहीं देगा इसको? यार कंटेनर तो अब शिप्स तो आए नहीं, ले पकड़ दे रहे 10 लाख रुपए, वापस करेगा या नहीं करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। अंडर अवॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट था, उस गलत एग्रीमेंट के अंडर 10 लाख रुपए ले लिए तो सर वो वापस रिस्टोर करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। गॉट द पॉइंट? यस सर। जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट, वो उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। ओके सर। सिमिलर एग्जांपल, स्कूटर लेने देने की बात हुई थी अगले महीने की 1 तारीख को। चलो ये तो वॉइड एग्रीमेंट का समझाया था मैंने आपको। अब मैं आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ही सेम डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन समझाता हूँ। सर स्वीया कर्नावट जो है और श्रेया बियानी जो है, ठीक है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। कर्नावट का एक विदेश की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, तो ये बाहर पढ़ने जा रही है। इसने बियानी से पूछा, देख मेरा स्कूटर अभी 3-4 साल काम नहीं आएगा, तू खरीदेगी क्या? बोले हाँ मेरे को वैसे भी जरूरत है, मैं खरीदूंगी। तो कि ठीक है, अगले महीने की 1 तारीख को मैं जा रही हूँ, तो 1 तारीख को मैं अपना स्कूटर तेरे को दे दूंगी और तू उसी समय मेरे को 40,000 रुपीज दे देना। ओके, इसने कहा पकड़ना यार, अभी का अभी पकड़ ले 40,000 रुपीज। ओके सर। सर स्कूटर बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्ट आज बना रहे हैं, स्कूटर भविष्य में जाएगा, यानी कि श्रेया बियानी के लिए तो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया और कर्नावट के लिए प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। इसको अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही कंसिडरेशन मिल गया। सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जिस समय बनाया उस समय कोई स्कूटर खराब थोड़ी था, बिल्कुल सही था, चल रहा था। देने की बात कब की? 1 तारीख को, जब मैं जाऊंगी उससे 1 घंटे पहले तेरे को दे दूंगी। ओके सर। तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन सर आज कितनी तारीख को बन रहा है? 20 तारीख को बन रहा है। अभी 1 तारीख आने में पूरे 10 दिन है। पता पड़ता है 31st को उस स्कूटर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो स्कूटर स्कूटर को एक ट्रक उड़ा के चला गया। ओके, तो सर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो स्कूटर देने लायक डिस्क्रिप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। जिस समय बनाया था उस समय तो सही था, लेकिन बाद में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांस या चेंज इन लॉ अब इसे पूरा नहीं किया जा सकता। क्या चेंज इन सर्कमस्टांस हो गया? सर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया। क्या बोलोगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड वर्ड का मतलब ही यही होता है, अब इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट हो चाहे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो। वॉइड वर्ड का मतलब है नॉट एनफोर्सिएबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर अब श्रेया बियानी क्या जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं? नहीं नहीं, उसने तो मुझे स्कूटर देने का वादा किया था, अब वो स्कूटर नहीं दे पा रही है, तो इसको बोलो मेरे को स्कूटर लाके दे। कोर्ट बोलेगा बेटा सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड में। अब तुम एनफोर्स नहीं करा सकते। ओके, तो श्रेया बियानी ये तो बोल सकती है सर अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसने मेरे से जो बेनिफिट रिसीव किया है अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो तो मुझे वापस दिला दो।
हाँ सर, वो हम आपको वापस दिला देंगे। सो 40,000 रुपए का जो एडवांटेज लिया है वो इसको श्रेया बियानी को वापस लौटाना पड़ेगा। तो 65 इज रिलेटिंग टू वॉइड, चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट हो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो अपोजिट पार्टी को उसे रिस्टोर या रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या 65 के लिए ये समझ में आ गई डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन या रिस्टोरेशन? यस। अब आ जाओ 64 के लिए समझते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझते हैं। सेम ही चीज है, बस वॉइड और वॉइडेबल का फर्क है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके सर। सर मान लो हमारा जश शाह है, धन्ना सेठ आदमी है, 20 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसको एक फैक्ट्री बेचनी थी कि तो उसने, जश शाह ने अपने बेस्ट फ्रेंड जो है देवांश को पकड़ा। देवांश कहाँ ध्यान है रे तेरा? हम्म, इधर ही है सर। इधर तो नहीं है, खिड़की के बाहर है। कुछ तो गड़बड़ है दया। हम्म, कौन जा रही है बाहर से, चुपचाप बता दे अब। सर चिड़िया अरे जा रही सर स्काई दिख रहा है आप है। ओ पीछे। हो, मुझे लगा चिड़िया जा रही है भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो सर जश शाह जो है अपनी एक फैक्ट्री देवांश को बेचना चाह रहा था। बेचारा 20 फैक्ट्रियों का मालिक था, तो पता नहीं था कौन सी दूसरी फैक्ट्री का डेटा इसको गलती से बता दिया। धोखा देने का इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन क्या था भाई? कॉन्ट्रैक्ट बनने का। लेकिन बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो सर क्या हो गया सर? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण देवांश ने भी खरीदना नक्की कर लिया। उस मिस रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड हो गया, अच्छा इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फिर दे दे यार, कोई दिक्कत नहीं इस रेट में, ओके। तो देवांश ने इसको 10 लाख रुपए दे दिए मान लो फैक्ट्री के, ओके सर। और जश शाह ने फैक्ट्री अलॉन्ग विद मशीन्स इसको सपोर्ट कर दी। अब बाद में जब देवांश ने प्रोडक्शन चालू किया, समझ में आ गया भैया 500 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई थी वो तो है नहीं, 300 यूनिट पर डे की है। तो इसने बोला देख भाई, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ सर? मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना हुआ तो फ्री कंसेंट नहीं है, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब यदि देवांश चाहे तो इस एग्रीमेंट के साथ में आगे बढ़ सकता है, यदि न चाहे तो एग्रीमेंट को खत्म कर सकता है। ठीक है सर। यदि देवांश इस एग्रीमेंट को खत्म कर रहा है तो जो भी जो भी बेनिफिट दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से रिसीव किया है वो उनको आपस में एक दूसरे को रिस्टोर कर देना होगा। देवांश तो क्या करेगा? फैक्ट्री अलोंग विद प्रीमाइसेस रिस्टोर कर देगा और जश इसके 10 लाख रुपए रिस्टोर कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन एंड रेस्टिट्यूशन, हाउ इट ऑपरेट्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल में भी यदि किसी ने कोई बेनिफिट डिराइव किया और उसको रिसेंड किया जा रहा है तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई होके पार्टीज अपने अपने बेनिफिट वापस एक मतलब जो भी डिराइव किया है वो वापस सामने वाले को रिस्टोर करके लौटा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है, लॉन्ग वर्सेस लॉयड का केस क्या है? लॉन्ग वर्सेस लॉयड का केस क्या है? व्हाट इज द केस ऑफ लॉन्ग वर्सेस लॉयड? बताओ। अभी दो एक दो चैप्टर पहले ही पढ़ा है, फोर्थ वाले में ही पढ़ा है, 4.1 या 4.2 में। कनव बता, लॉन्ग वर्सेस लॉयड केस क्या है? सर मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन। अरे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसका क्रक्स क्या है? क्या बोला गया है? क्या बात निकल के आई लॉन्ग वर्सेस लॉयड? स्वान गोयल बोल। सर मतलब फ्री कंसेंट नहीं है तो फर्दर बेनिफिट डिराइव हो गया उसमें से, तो उसको वॉइडेबल वाले वो रास्ते पे नहीं जा सकते वो पार्टी। लॉन्ग वर्सेस लॉयड बोलता है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यदि किसी पार्टी ने फर्दर बेनिफिट डिराइव कर लिया, वॉइडेबल था तो या तो आगे बढ़ जाती या रिसेंड कर जाती।
फर्दर बेनिफिट यदि डिराइव कर लिया तो अब उसको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा, वो वापस बेनिफिट डिराइव करने के बाद में उसको रिसेंड नहीं कर सकती है। ध्यान कर लेना चीजें कैसे कैसे घूमती हैं, ठीक है। याद रखना इस केस पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वर्सेस लॉयड के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। चलिए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन अपन ने समझ लिया। आइए इसको पढ़ना चालू करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। Restitution section 64 and 65. Restitution means returns or restoration of benefit. The provisions relating to restitution are given below. Case A, when the person whose option A contract is voidable rescinds it, section 64. The party rescinding a voidable contract must restore the benefit to the person from whom he has received it. And B, when the agreement is discovered to be void or the contract becomes void, section 65, the person who has rescinded any benefit or the advantage under such agreement of contract must restore it or compensate for it to the person from whom he has received it. ठीक है, तो मेन क्रक्स यही है, जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो वापस कर दो यार, चाहे वॉइड एग्रीमेंट हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ ये एग्जाम्पल इधर नहीं लगेगा, ये गलती से आ गया है, इधर नहीं लगेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, एक बार पढ़ना इसको। The principle of restitution does not apply to contracts which are void ab initio, with the exception where the minor has entered into agreement by representing his age. अरे यार ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या अभी अपन ने पढ़ा, देखो सेक्शन 64 इज रिलेटिंग टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, एंड सेक्शन 65 इज रिलेटिंग टू वॉइड एग्रीमेंट्स या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है सर। मैंने आपको बताया था ना, वॉइड एग्रीमेंट्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं। यस सर, एक तो होते हैं वॉइड एब इनिशियो और एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। इसको बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये मतलब हाथ जलाने वाली चीज है कि सर ये जो सेक्शन 65 बोलती है ना डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, वो केवल और केवल इस हिस्से में अप्लाई होगी। मैं बता रहा हूं जिस हिस्से में, सर इधर और इधर इसमें अप्लाई नहीं होगी। कहां पर अप्लाई होगी? जिसमें डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड है ना, शिप 8 बजे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, 6 बजे पता पड़ा, 6 बजे शिप डूब चुका था, बाद में पता पड़ा कि आप तो शुरुआत से ही गलत थे। क्या पता पड़ा? बाद में पता पड़ा कि आप तो शुरुआत से ही गलत थे। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई होगा वॉइड एग्रीमेंट के केस में। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी अप्लाई होगा, जहां पर स्कूटर वो 31st को देने वाली थी, 31st को स्कूटर चला गया, बना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी यदि उसने 40,000 रुपए का बेनिफिट डिराइव किया हुआ है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। सर इन दो जगह पे तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन सर ऐसे एग्रीमेंट जो कि शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है लॉ के हिसाब से, उधर अप्लाई नहीं होगा डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, उधर अप्लाई नहीं होगा। कैसे? कि सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दक्ष अग्रवाल ने अपने दोस्त स्वान गोयल से एक एग्रीमेंट बनाया। क्या? यदि ये पकड़ 10 लाख रुपए एडवांस, यदि तूने शादी नहीं की पूरी जिंदगी तो ये 10 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूंगा। सर ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट है शुरुआत से। ओके सर, ठीक है। एक बार सेम लिंक पे रिजॉइन करो वापस।